नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बताएंगे कि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही 9वीं किस्त से क्यों वंचित रह जाएंगे करोड़ों किसान। बात होगी सेना को सब्जी सप्लाई करने वाले पाकिस्तानी एजेंट की। चर्चा करेंगे भारत की सख्ती के बाद कैसे बदल गए चीन के सुर। और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की, जिसने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून पर बोला अब इसकी क्या जरूरत। अंत में बताएंगे भारत ने अफगानिस्तान के हालात पर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो आइए खबरों की शुरुआत किसानों को मिलने वाली 9वीं किस्त से करते हैं। देश के 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में मोदी सरकार की तरफ से अब तक 1,35,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। अब मोदी सरकार अगस्त या नवंबर में 9वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में डाल देगी, लेकिन इस बार कई किसानों को 9वीं किस्त नहीं मिलेगी। इसकी वजह क्या है, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13 जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार के पास 12 करोड़ 30 लाख लोगों के आवेदन आए हैं, लेकिन इसमें से 2 करोड़ 77 लाख किसानों के आवेदनों में गलतियां हैं। इन गलतियों को दुरुस्त किया जाना है। इसके अलावा करीब 27.5 लाख किसानों के ट्रांजैक्शन फेल हो चुके हैं। वहीं 31,63,000 किसानों का आवेदन पहले ही लेवल पर रद्द किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 84 लाख किसानों के डेटा में करेक्शन होना बाकी है। ऐसे किसानों की तादाद झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा है। इस योजना का फायदा ऐसे लोग भी उठा रहे हैं जो इसके दायरे में नहीं आते हैं। कई राज्यों को ऐसी शिकायतें मिली हैं। सरकारों ने अब ऐसे अपात्र किसानों की पहचान करके उन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सरकार ने इन अपात्र लोगों के नाम किसान सम्मान निधि योजना से काट दिए हैं। इसके अलावा जिन किसानों ने स्कीम से गलत तरीके से पैसे लिए हैं, उनसे पैसों की वसूली भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बड़ा खुलासा किया है। सेना जिससे सर्विस ले रही थी वही गद्दार निकला। जी हां, सेना को सब्जी सप्लाई करने वाला शख्स आईएसआई का एजेंट निकला। पूछताछ में इस जासूस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी की पहचान राजस्थान के बीकानेर निवासी हबीब खान के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि उसने पोखरण सेना के आधार शिविर से बेहद गोपनीय दस्तावेज प्राप्त किए, जिसे उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दिए थे। जांच में ये बात सामने आई है कि उसने पोखरण सेना के आधार शिविर में तैनात भारतीय सेना के एक अफसर से ये गोपनीय दस्तावेज प्राप्त किए थे। ये भी माना जा रहा है कि इसमें कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आ सकती है। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में आधिकारिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध आरोपी हबीब खान काफी समय से पोखरण में रह रहा था। वो भारतीय सेना में ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था। पोखरण क्षेत्र में संचालित इंदिरा रसोई में सब्जी सप्लाई करने का ठेका भी उसके पास था। फिलहाल उसके पास सेना एरिया में सब्जी सप्लाई करने का ठेका था। इस कारण आरोपी की पहुंच सेना की रसोई तक थी। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले तक वो सेना में जांच के दायरे में भी आया था। चीन पर भारत की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। एलएसी सहित कई अन्य मुद्दों पर चीन वार्ता के लिए तैयार हो गया है। भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया था कि पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति के लंबे समय तक बने रहने के कारण द्विपक्षीय संबंध स्पष्ट रूप से नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे में 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी से वार्ता की थी। उन्होंने कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में कोई भी एक तरफा बदलाव भारत को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में शांति की पूर्ण बहाली के बाद ही संबंध समग्र रूप से विकसित हो सकते हैं। बता दें कि ताजिकिस्तान की राजधानी में ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के पीछे हटाने की प्रक्रिया में गतिरोध बना हुआ है। इससे पहले गत वर्ष मई के बाद से जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए कई बार सैन्य और राजनीतिक वार्ताएं हुई। फरवरी में पैंगोंग झील क्षेत्रों से दोनों सेनाओं ने अपने हथियार एवं बल पीछे हटा लिए थे। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर जयशंकर और वांग के बीच हुई वार्ता का वर्णन किया। उसमें बताया गया कि भारत और चीन के संबंध निचले स्तर पर बने हुए हैं, जबकि गलवान घाटी एवं पैंगोंग झील से बलों की वापसी के बाद सीमा पर हालात आमतौर पर सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद चीन और भारत के संबंध अब भी निचले स्तर पर हैं, जो किसी के हित में नहीं है।
आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए राजद्रोह कानून को हटाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट का मानना है कि इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस कानून के बने रहने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह कानून का मकसद स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था, जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और अन्य को चुप कराने के लिए किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं। उन्होंने प्रावधान की वैधता का बचाव किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पुराने तमाम कानूनों को हटाया जा रहा है, तब इसकी क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमारी मुख्य चिंता इस कानून के दुरुपयोग को लेकर है। बता दें कि IPC की धारा 124A राजद्रोह को चुनौती देते हुए पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर जनरल SB बोम्बार्डकेरे ने याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि इस कानून का इस्तेमाल कर अभिव्यक्ति की आज़ादी को कई बार रोका जाता है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसे अंग्रेजों की ओर से बनाया गया था ताकि महात्मा गांधी समेत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को बंद किया जा सके। अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तजाकिस्तान में चल रहे SCO की बैठक के दौरान जिस समय प्रतिक्रिया दी, उस समय रूस, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया ताकत और हिंसा के दम पर सत्ता हथियाने के खिलाफ है। जल्द से जल्द होने वाली शांति वार्ता ही एकमात्र हल है। समाचार पत्रों की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशानबे में संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के दौरान ये बातें कहीं। ताजिकिस्तान के दुशानबे में चल रहे SCO सम्मेलन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद रहे। एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर किए गए ट्वीट में कहा कि पूरी दुनिया अफगानिस्तान के लोग स्वतंत्र, तटस्थ, एकजुट, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध राष्ट्र चाहते हैं। अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता। एक नई पीढ़ी की उम्मीदें अलग हैं, हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि सरकारी प्रतिनिधियों और नागरिकों पर हमले रोकने चाहिए और बातचीत से संकट का समाधान निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सभी जातीय समूहों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और पड़ोसियों को आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद से खतरा न हो। पाकिस्तान की तरफ संकेत करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ताकतें बिल्कुल अलग एजेंडे के साथ काम कर रही हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।